चंद्रयान 3 की हिस्टोरिकल सक्सेस को अभी 2 हफ्ते ही पूरे हुए थे कि इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने सुपर एम्बिशियस सोलर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया। अब आप सोचेंगे कि हमें आखिर सूरज को स्टडी करना ही क्यों है। चांद पर चंद्रयान को भेजना समझ में आता है, एज इन वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की जा सकती है, वहां पर भविष्य में ह्यूमन लाइफ की पॉसिबिलिटी पर भी रिसर्च किया जा सकता है और वहां के मिनरल रिसोर्सेज को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। इनफैक्ट चंद्रयान 3 ने बैटरीज ऑफ होने से पहले अपनी ये सारी ऑब्जर्वेशंस 15 दिन में करके भेज भी दी हैं, पर सूरज पर तो लैंडिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी वेयर अ लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू मेक बोथ एंड्स मीट, इतना एक्सपेंडिचर करके सोलर मिशन को कैरी आउट क्यों किया जा रहा है? देन वी मस्ट अंडरस्टैंड कि चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल अलग हैं। अगर सूरज की बात करें तो ये हमारी गैलेक्सी का सबसे इम्पोर्टेंट स्टार होने के साथ साथ अर्थ के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। एंड नॉट टू फॉरगेट, इट इज ड्यू टू सनलाइट दैट लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ। इतना ही नहीं, सूरज धरती से 109 गुना बड़ा है और हमारी अर्थ जैसे 13 लाख प्लैनेट्स इसमें समा सकते हैं। दैट इज नॉट ऑल। सूरज एक यूनिक स्टार है जो हर 11 साल में सोलर मैक्सिमा यानी हाई एनर्जी फेज एंड देन सोलर मिनिमा यानी लो एनर्जी फेजेस से गुजरता है। सोलर इजेक्शंस, फ्लेयर्स, आयोनाइज्ड प्लाज्मा और ना जाने कितनी ही ऐसी अनोखी और विचित्र सोलर एक्टिविटीज हैं जो पृथ्वी को बहुत प्रभावित करती हैं और इसीलिए इनको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। For instance, just like Earth, Sun also has many layers. सूरज के सरफेस के बाहर एक लेयर एग्जिस्ट करती है जिसको कोरोना कहा जाता है। जनरल परसेप्शन ये है कि सोलर कोर से जितना दूर कोई लेयर होगी टेम्परेचर उतना ही कम होता जाएगा, लेकिन कोरोना लेयर का टेम्परेचर 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। सो दिस यूनिक इवेंट इज कॉल्ड कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम एंड दिस टू हैज टू बी ऑब्जर्व्ड बाय आदित्य L1. Apart from that, Aditya L1 also aims to study the important cosmic events like solar storms that can raise concerns for Earth if they happen on a large scale. Last time एक मेजर सोलर स्टॉर्म को सन 1859 में एक्सपीरियंस किया गया था जिसे कैरिंगटन इफेक्ट कहा जाता है। So another objective of Aditya L1 is to observe the sun closely so as to predict the timing and extent of solar storms more precisely. लेकिन ये सिर्फ एक ग्लिम्प्स है इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स की, एज आदित्य L1 5 साल तक अपनी ऑब्जर्वेशंस को कंटिन्यू करेगा और 5 साल एक बहुत लंबा समय होता है जिसमें हमारा ये सोलर मिशन ना जाने कितनी ही ऐसी ऑब्जर्वेशनल माइलस्टोन्स को अचीव करने वाला है। और इसके लिए आदित्य L1 में 7 अलग अलग तरह के पेलोड्स को फिट किया गया है, जिनमें से 4 सूरज की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेंगे और 3 L1 को स्टडी करेंगे। इन पेलोड्स के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि आदित्य L1 सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ स्पेस ऑब्जर्वेटरी जिसका मिशन है न केवल हमारे सोलर सिस्टम में होने वाली सूरज की एक्टिविटीज को क्लोजली ऑब्जर्व करना, बल्कि उससे होने वाले इफेक्ट्स का भी गहन अध्ययन करना। Now, coming to the question why Bharat's first solar mission was named as Aditya L1. आदित्य ये शब्द लिया गया है संस्कृत भाषा से और इसका अर्थ है सूर्य यानी सन। आदित्य नाम क्यों रखा गया ये तो अब आपको पता ही चल गया होगा, but why L1? Let's try to understand that now. L1 का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट। चलिए एक आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करते हैं। आई एम श्योर आप सभी ने स्कूल में न्यूटन के लॉज तो पढ़े ही होंगे एंड ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से भी आप सभी वाकिफ ही होंगे। बट डू यू रिमेंबर न्यूटन्स थर्ड लॉ? तो चलिए आपको याद दिलाते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का ये थर्ड लॉ स्पेस में भी अप्लाई होता है और वहां सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे पर अपना ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करके एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। यहाँ हम पृथ्वी और सूरज की बात कर रहे हैं, सो द सेम थिंग हैपेंस इन दिस केस टू। और इन दोनों के बीच में एक रस्साकशी यानी टग ऑफ वॉर जैसा गेम हर वक्त चलता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बात L1 से शुरू हुई थी, टग ऑफ वॉर पे कैसे पहुंच गई और न्यूटन के थर्ड लॉ से भला L1 का क्या रिलेशन है?
लेट्स कम टू दैट पॉइंट नाउ। स्पेस में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां सूरज और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और इन्हीं पॉइंट्स को लैग्रेंज पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। स्पेस में ऐसे कुल 5 पॉइंट्स हैं जिनको L1, L2, L3, L4 और L5 का नाम दिया गया है। हमने अपने मिशन आदित्य के लिए L1 पॉइंट को चूज किया है, इसीलिए भारत के मिशन सूर्य को आदित्य L1 का नाम दिया गया है। ऑलराइट, नाउ वी कम टू द पॉइंट कि L1 को ही सूर्य मिशन के लिए क्यों चुना गया। पहला कारण ये कि L1 पॉइंट धरती और सूरज दोनों के ही काफी करीब है। जैसे थिएटर में फ्रंट रो की सीट होती है ना, कुछ ऐसा ही। तो इस पॉइंट से की गई ऑब्जर्वेशंस ना केवल क्लियर होंगी बल्कि 24/7 ये ऑब्जर्वेटरी अपने फंक्शंस को कैरी आउट भी कर पाएगी। सेकेंडली, बिकॉज एट दिस पॉइंट, क्योंकि अर्थ और सन के ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे आदित्य L1 को काफी स्टेबिलिटी मिलेगी। कॉन्सिक्वेंटली थ्रू आउट इट्स ऑब्जर्वेशन पीरियड ये अपने ऑर्बिट में स्टेडी रह पाएगा। And the icing on the cake is that इस stability के लिए it would require the least amount of fuel. It's like killing two birds with the same arrow. तो आज के ज्ञान स्कूप के फ्लेवर को अगर समराइज करें तो ये कहा जा सकता है कि चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो और भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे साइंटिस्ट कुछ बड़े अचीवमेंट्स करना चाहते हैं। अब वो ये जान चुके हैं कि स्पेस साइंस को डे टू डे की प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। टेलीकम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, रिमोट सेंसिंग, वेदर प्रेडिक्शंस, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे फील्ड्स में स्पेस साइंस को कैसे इफेक्टिवली हम यूज कर सकते हैं। And we definitely hope that Aditya L1 is going to add another feather in the cap of ISRO by proving its worth in front of the world. If you liked today's video, please don't forget to hit the like button और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलेगी। Have a great time. See you soon with another scoop of ज्ञान।